Hello everyone. So today we are going to study continental drift theory by Alfred Wegener. एल्फ्रेड वेगनर एक जर्मन मीटियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट 1912 में दिया था। बट ये पॉपुलर हुआ था 1922 में जब इन्होंने अपनी बुक द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस लिखी थी, जिसे जर्मन में डी एंटेस्टेहंग देर कॉन्टिनेंटे एंड ओशियने बोलते हैं। ये इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी 1924 में। और ये जो इन्होंने हाइपोथेसिस दी, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस को रिपोर्ट करना। जितने भी अर्थ पे पास्ट में क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं, उनको रिपोर्ट करना इनकी हाइपोथेसिस का मेन ऑब्जेक्टिव था। तो हम ग्लोब पे होने वाले सभी क्लाइमेटिक चेंजेस को दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला, या तो जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो स्टेशनरी रहे होंगे और जितने भी क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो शिफ्ट हुए होंगे, कि कॉन्टिनेंट्स तो स्टेबल हैं, एक जगह स्टेशनरी हैं, और क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं एक रीजन से दूसरे रीजन पे। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या हो सकता है, सेकेंड वे क्या हो सकता है कि क्लाइमेटिक जोन्स जो हैं वो स्टेशनरी हैं, कि क्लाइमेटिक जोन्स उसी जगह पे रहेंगे, एंड जो लैंड मास है वो डिस्प्लेस होगा या ड्रिफ्ट होगा, कि लैंड मास एक जगह से दूसरी जगह मूव होगा और कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो स्टेबल रहे, एंड जो क्लाइमेटिक जोन्स हैं वो स्टेशनरी रहेंगे। जो वेगनर हैं वो सेकेंड अल्टरनेटिव को ऑप्ट करते हैं और वो रिजेक्ट करते हैं परमानेंसी ऑफ कॉन्टिनेंट्स को। वो कहते हैं कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो डिस्प्लेस करते हैं या ड्रिफ्ट करते हैं, वो परमानेंट नहीं है, एक जगह पे वो एक जगह पे वो नहीं रहे हैं स्टार्टिंग से। अब बेसिक प्रेमाइस देख लेते हैं थ्योरी का। तो वेगनर जो है वो बिलीव करते हैं 3 लेयर सिस्टम ऑफ द अर्थ, कि अर्थ 3 लेयर से मिलके बनी है। फर्स्ट इज सियाल, दैट इज आउटर लेयर, सेकेंड इज सीमा, दैट इज इंटरमीडिएट लेयर, एंड थर्ड इज नीफे, दैट इज लोअर लेयर। जो सियाल है वो सिलिका एंड एल्यूमिनियम से मिलके बना है। जो सीमा है वो सिलिका एंड मैग्नीशियम से मिलके बनी है, और जो लोअर लेयर है वो निकेल एंड फेरियम से मिलके बनी है। अब वेगनर कहते हैं कि जितने भी कॉन्टिनेंटल मासेस हैं वो सब सियाल हैं, और जितने भी जो ओशियनिक क्रस्ट है वो अपर पार्ट ऑफ सीमा है, कि सीमा का अपर पार्ट है। अब सियाल सियाल जो है वो कॉन्टिनेंट्स हैं और सीमा जो है वो ओशियनिक क्रस्ट है। आगे वेगनर क्या कहते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, दीज आर फ्लोटिंग ऑन सीमा विदाउट एनी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीमा, कि कॉन्टिनेंट्स या सियलिक मासेस जो हैं वो सीमा के ऊपर बिना किसी रेजिस्टेंस या बिना किसी फ्रिक्शन के मूव कर रहे हैं या फ्लोट कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि आगे हम इस थ्योरी में डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। अब आ जाता है वेगनर अज्यूम क्या करते हैं। यहाँ से मेन थ्योरी स्टार्ट होती है। वेगनर अज्यूम करते हैं कि जितने भी लैंड मासेस हैं वो सब एक साथ जुड़े हुए थे, यूनाइटेड थे इन द फॉर्म ऑफ वन लैंड मास। सब जितने भी अभी हमें अलग अलग लैंड मासेस 7 कॉन्टिनेंट्स दिखाई देते हैं, वो सब एक लैंड मास के फॉर्म में जुड़े हुए थे आपस में, और उसको नेम क्या दिया इन्होंने, पेंजिया। और ये कब जुड़े हुए थे, कार्बोनिफेरस पीरियड में। और जो पेंजिया है उसके अंदर डिफरेंट जगह पे स्मॉल इनलैंड सीज थे, पेंजिया के अंदर ही इनलैंड सीज थे। जो पेंजिया है वो एक ह्यूज वाटर बॉडी से सराउंडेड था, दैट इज पेंथलासा। उसको उन्होंने नेम दिया पेंथलासा। पेंथलासा क्या है, पहले का जो पैसिफिक ओशियन था उसे पेंथलासा कहा गया है। और ये किस फॉर्म में थे, ये कुछ इस तरह से थे। ये पूरी अर्थ है, अर्थ पे ये लैंडमास है जो कि पेंजिया है, और जो वाटर है पूरा जो साइड में वाटर बॉडी है वो है पेंथलासा। एंड उसके बाद ये
कार्बोनिफेरस पीरियड में 2 पार्ट में डिवाइड होता है। जो पेंजिया है, वो पूरा जो 1 लैंड मास था, वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज़ अंगारा लैंड या फिर लॉरेशिया, और दूसरा पार्ट था गोंडवाना लैंड। और इनके बीच में जो वाटर आता है, जो वाटर बॉडी बनती है, वो है टेथिस सी। अब लॉरेशिया से नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया बनते हैं, जो कि जितने भी नदर्न हेमिस्फेयर के कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया, वो नदर्न नदर्न लैंड मास से बनते हैं, दैट इज लॉरेशिया या अंगारा लैंड। और जो गोंडवाना लैंड है, उससे बनता है साउथ अमेरिका, अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। जितने भी सदर्न हेमिस्फेयर के लैंड मासेस हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स हैं, वो सब बनते हैं गोंडवाना लैंड से। अब हम देखेंगे कौन-कौन से एविडेंसेस हैं जो इस थियरी को सपोर्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इज ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटी अलोंग बोथ द कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। वेगनर के अकॉर्डिंग जो 2 अटलांटिक कोस्ट हैं, साउथ अमेरिका साउथ अमेरिका का साउथ अमेरिका का कोस्ट एंड अफ्रीका का कोस्ट, इन दोनों कोस्ट पे ज्योग्राफिकल सिमिलैरिटी है। कैसे? अगर हम इन दोनों को पास में लाएंगे तो ये दोनों आपस में फिट हो जाएंगे एक पजल की तरह। इसको बोलते हैं जिगसा फिट। सो द फर्स्ट एविडेंस इज जिगसा फिट। नाउ सेकेंड एविडेंस है जियोलॉजिकल एविडेंसेस डिनोट सिमिलैरिटी इन रॉक स्ट्रक्चर एंड माउंटेन सिस्टम। जो रॉक स्ट्रक्चर और माउंटेन सिस्टम है अपोजिट साइड ऑफ ओशियन के, उनमें सिमिलैरिटी है। कैसे? कि जो ये माउंटेन्स हैं, जैसे एप्लेशियन माउंटेन है नॉर्थ अमेरिका का, और ये कैलेडोनियन माउंटेन्स हैं यूरोप के, इन सब में सेम एज के रॉक्स हैं, सेम स्ट्रक्चर है माउंटेन्स का एंड रॉक्स का, एंड सेम रॉक कंपोजिशन है। तो ये है जियोलॉजिकल एविडेंसेस इन तो इससे हमें पता चलता है कि जियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या डिनोट करते हैं कि सिमिलैरिटी है रॉक स्ट्रक्चर में और माउंटेन सिस्टम में। कहाँ के? तो एप्लेशियन माउंटेन्स, जो ये एप्लेशियन माउंटेन्स हैं, फिर आयरलैंड, वेल्स और कैलेडोनियन माउंटेन्स, इन सब में सिमिलैरिटी है, यानी ये सब एक टाइम पे जुड़े हुए थे। अब आ जाता है थर्ड एविडेंस, दैट इज आइडेंटिकल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑन बोथ कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशियन। अकॉर्डिंग टू डू टॉइट, ये एक जियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने क्या कहा कि जो गैप है, जो हमें गैप विजिबल होता है दोनों कोस्ट, अफ्रीका की कोस्ट और साउथ अमेरिका के कोस्ट में, वो गैप कुछ 400 टू 800 किलोमीटर का हमें विजिबल होता है। बट ये एक्चुअल में इतना गैप नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स या फिर स्लोप एग्जिस्ट करती हैं, उनकी वजह से ये गैप इतना ज़्यादा दिखाई देता है। एक्चुअल में जो डिस्टेंस जो कवर किया गया है, वो तो थोड़ा ही है, वो तो इतना डिस्टेंस ही है जो ड्रिफ्ट हुआ है। एक्चुअल में इतना ज़्यादा गैप नहीं है। जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका है, उनमें इतना ज़्यादा गैप नहीं है। तो जो ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट है, वो वैलिड या फिर प्रूफ हो जाता है कि थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ है, किसकी वजह से? कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स और स्लोप की वजह से। फोर्थ एविडेंस क्या है? फोर्थ एविडेंस है कि जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के कोस्ट हैं, उनके अंदर फॉसिल्स और वेजिटेशन रिमेन्स में सिमिलैरिटी हमें देखने को मिली है। देन द फिफ्थ एविडेंस इज कि जो मॉडर्न ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसे कि ग्रीनलैंड जो है, उसको ऑब्जर्व किया गया है कि वो वेस्टवर्ड मूव करता है एट द रेट ऑफ 20 सेंटीमीटर पर ईयर, कि वो पर ईयर 20 सेंटीमीटर वेस्टवर्ड मूव करता है। तो ये मॉडर्न ऑब्जर्वेशन है। दूसरी मॉडर्न ऑब्जर्वेशन क्या है कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, उससे ये कंफर्म हो गया कि मूवमेंट जो है वो लैंड मासेस का होता है।
तो इससे क्या कंफर्म होता है, इससे जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है वो करेक्ट हमें प्रूफ होती है। देन द सिक्स्थ एविडेंस इज लेमिंग्स। लेमिंग्स एक स्मॉल साइज एनिमल होते हैं जो कि नदर्न पार्ट ऑफ स्कैंडिनेविया में मिलते हैं। स्कैंडिनेविया क्या है? स्कैंडिनेविया है ये वाला रीजन, जो यूरोप का ये वाला रीजन है वो है स्कैंडिनेविया। तो स्कैंडिनेविया में ये लेमिंग्स हमें देखने को मिलते हैं और ये इनकी एक टेंडेंसी होती है कि जब इनकी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हो जाती है तो ये वेस्टवर्ड जो है वो मूव करते हैं। वेस्टवर्ड, वेस्टवर्ड कौन सा डायरेक्शन होगा? अब वेस्टवर्ड होगा इस तरफ का डायरेक्शन। तो इस तरफ क्या है? इस तरफ ओशियन है या फिर सी है। तो ओशियन की तरफ ये मूव करते हैं और जिसकी वजह से कई बार क्या होता है, ये उस ओशियन के अंदर गिर जाते हैं। तो ये बिहेवियर हमें क्या सजेस्ट करता है कि एक टाइम पे पक्का जो वेस्ट साइड है वहां पे लैंड रहा होगा और इस डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये एनिमल्स जो हैं वो इधर माइग्रेट करते हैं। इनके अंदर ये टेंडेंसी है वेस्टवर्ड मूव करने की। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पहले जरूर लैंड रहा होगा। तो इससे ये थ्योरी प्रूफ होती है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोसोपेट्रिस फ्लोरा। ग्लोसोपेट्रिस एक स्पीशीज है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्लैकलैंड आइलैंड्स। तो यहाँ पे हमें ये ग्लोसोपेट्रिस फ्लोरा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये प्रूफ होता है कि एक टाइम पे इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्लैकलैंड आइलैंड्स जुड़े हुए थे। उसके बाद लास्ट एविडेंस क्या है? ग्लेशियल एविडेंस कि कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन हमें देखने को मिला है ब्राजील, साउथ अफ्रीका, पेनिनसुलर इंडिया, फ्लैकलैंड आइलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। यहाँ पे हमें सेम एंशियंट ग्लेशियर हमें उसके एविडेंसेस मिले हैं। सो इन सब एविडेंसेस से वैगनर की थ्योरी प्रूफ होती है कि वो करेक्ट है, बट वो एक्चुअल में करेक्ट है कि नहीं वो हम लास्ट में देखेंगे। अब हम प्रोसेस ऑफ द थ्योरी देखने वाले हैं कि तो सबसे पहले कौन कौन से फोर्सेस हैं जो कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो अकॉर्डिंग टू वेगनर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो जब पेंजिया से दो लैंड मासेस अलग होते हैं तो वो दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, इक्वेटरवर्ड एंड वेस्टवर्ड। सो जो इक्वेटरवर्ड मूवमेंट है कॉन्टिनेंट्स का वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एंड फोर्स ऑफ बॉयंसी की वजह से। एंड जो वेस्टवर्ड मूवमेंट है कॉन्टिनेंट्स का वो होता है टाइडल फोर्स ऑफ सन एंड मून की वजह से। सो टोटल 3 फोर्सेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए अकॉर्डिंग टू वेगनर्स थ्योरी। अब बात करते हैं एक्चुअल ड्रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स के बारे में। जो ड्रिफ्टिंग, डिसरप्शन, रिफ्टिंग होती है कॉन्टिनेंट्स की वो सब स्टार्ट होती है कार्बोनिफेरस पीरियड में। और कार्बोनिफेरस पीरियड क्या है? 359 टू 299 मिलियन ईयर्स अगो। तो 359 टू 299 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है कि पेंजिया जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज लोरेशिया या फिर अंगारा लैंड एंड सेकेंड इज गोंडवाना लैंड ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ बोयंसी। एंड ये किस तरह से होता है? ये पहले पूरा एक लैंड मास था पेंजिया और ये था पेंथलासा, जितना भी वाटर बॉडी था साइड में। और जो नदर्न लैंड मास डिवाइड होता है वो हो जाता है लोरेशिया या अंगारा लैंड। और जो बीच में वाटर बॉडी बनती है वो होती है टेथिस सी। और जो सदर्न पार्ट होता है वो होता है गोंडवाना लैंड। अब जो वाटर बॉडी फॉर्म होती है वो थी टेथिस सी। सो ड्यूरिंग क्रिटेशियस पीरियड क्या होता है? क्रिटेशियस पीरियड होता है 145 टू 66 मिलियन ईयर्स अगो। सो 145 टू 66 मिलियन ईयर्स अगो जो गोंडवाना लैंड था उससे इंडियन पेनिनसुला, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका ये सब अलग होने लग जाते हैं
और टूटने लग जाते हैं। और जो नॉर्थ अमेरिका था वो अलग होता है लॉरेशिया से या अंगारा लैंड से। और ये किस तरह से प्रेजेंट डे हमें कैसे दिखाई देते हैं, जो ये है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। तो जो सदर्न पार्ट के कॉन्टिनेंट्स हैं, सदर्न पार्ट के कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, फिर यहाँ पे मेडागास्कर है, सो मेडागास्कर, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर ये इंडियन पेनिनसुला एंड अंटार्कटिका। ये सब जो हैं वो तो गोंडवाना लैंड से अलग होते हैं और लॉरेशिया से या अंगारा लैंड से बनते हैं एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। सो जो इंडियन ओशन है, अब ओशन कैसे फॉर्म होते हैं? इंडियन ओशन है वो फॉर्म होता है जब जो इंडियन पेनिनसुला है, यानी ये जो इंडियन प्लेट है ये पहले यहाँ पे थी, ये जब नॉर्थवर्ड मूव करके जाती है तो यहाँ यहाँ पे जो यहाँ पे जो ओशियन बनता है वो हो जाता है इंडियन ओशियन। फिर अटलांटिक ओशियन कैसे बनता है? तो जो दो अमेरिका हैं, कौन कौन से? एक तो नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका। ये जब इधर से वेस्टवर्ड मूव करते हैं तो ये जो पूरा ओशियन बन जाता है ये बन जाता है अटलांटिक ओशियन। और पैसिफिक ओशियन कौन सा होता है? जो पहले जो पेंथलासा था, तो जो बचा हुआ पेंथलासा का पार्ट था ये और ये बन जाता है पैसिफिक ओशियन। तो इस तरह से इन तीनों ओशियन की फॉर्मेशन होती है। सो ये सब जितनी भी डिस्प्लेसमेंट और रिफ्टिंग थी, ये सब चलती है कार्बोनिफेरस पीरियड से स्टार्ट होके और प्लियोसीन पीरियड तक चलती है, यानी कि 359 टू 299 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट होती है और 5.3 टू 2.6 मिलियन ईयर्स अगो तक चलती है। और जो प्रेजेंट डे पैटर्न हम देखते हैं, यानी ये जो प्रेजेंट डे पैटर्न हम देखते हैं पूरा, ये सब आता है प्लियोसीन पीरियड में, ये सब फॉर्म होता है इस तरह से। अब आ जाते हैं माउंटेन बिल्डिंग पे। तो वेगनर जो हैं उन्होंने फोल्डेड माउंटेन्स के ओरिजिन को भी सॉल्व करने की कोशिश की थी कि कैसे फोल्डेड माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ है, उस चीज़ को भी उन्होंने बताया था। तो ये कहते हैं कि जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका है वो जब वेस्टवर्ड मूव करता है तो वो क्रम्पल और फोल्ड होता है बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रॉक्स ऑफ सी फ्लोर या सीमा। वो कहते हैं कि जो सी फ्लोर है उसकी जो रॉक्स हैं वो रेजिस्ट करती हैं, रोकती हैं नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को मूव करने से वेस्टवर्ड, एंड इससे क्या होता है वो फोल्ड होता है, क्रम्पल होता है और इससे वेस्टर्न कॉर्डिलेरा यानी कि रॉकीज एंड एंडीज का फॉर्मेशन होता है। और वो कहते हैं कि जो अल्पाइन रेंजेस हैं यानी कि हिमालयाज, कॉकसस एंड एल्प्स, इन सब का फॉर्मेशन होता है ड्यू टू इक्वेटर वर्ड मूवमेंट ऑफ यूरेशिया, अफ्रीका एंड इंडियन पेनिनसुला। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वेगनर ने कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज जो हैं वो प्रेजेंट किए हैं। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो वेगनर ने अपनी थ्योरी के स्टार्टिंग में कहा था कि कॉन्टिनेंट्स जो हैं यानी सियाल जो है वो सीमा के ऊपर मूव करता है, फ्लोट करता है विदाउट एनी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीमा। तो यहाँ पे और वो ओरिजिन ऑफ माउंटेन्स को प्रूफ करने के लिए ये कहते हैं कि जो सीमा है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, रेजिस्टेंस करता है और फ्रिक्शन होता है। ये कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ पे वो दो कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज लाते हैं कि सियाल जो है वो स्टार्टिंग में उन्होंने क्या कहा था, सियाल सीमा के ऊपर फ्लोट करता है विदाउट एनी फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस। बट सेकेंड पार्ट में यहाँ पे ये क्या कहते हैं माउंटेन बिल्डिंग को सॉल्व करने के लिए कि जो माउंटेन बिल्डिंग के लिए कहते हैं कि माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन एंड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सीमा। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज हमें देखने को मिलते हैं। और अब हम देख लेते हैं यहाँ पे
जो माउंटेन्स हैं उन्होंने कहा ये है रॉकीज, ये है एंडीज। तो रॉकीज और एंडीज उन्होंने कहा कि रेजिस्टेंस की वजह से फॉर्म होते हैं, और एल्प्स, कॉकसेस एंड हिमालयाज फॉर्म होते हैं ड्यू टू इक्वेटरवर्ड मूवमेंट ऑफ यूरेशिया, अफ्रीका एंड इंडियन पेनिनसुला। अब आ जाते हैं ओरिजिन ऑफ आइलैंड्स आर्क्स, आइलैंड आर्क्स। तो वैगनर जो हैं वो ये भी बताते हैं कि जो आइलैंड आर्क्स हैं वो कैसे फॉर्म हुए। आइलैंड आर्क्स जैसे कि कौन-कौन से आइलैंड्स, जैसे जापान जापान आइलैंड, फिलीपींस, कुरील, फिर सखालिन, फिर वेस्ट इंडीज़, साउथ एंटील्स, ये सब किस वजह से फॉर्म होते हैं वो भी वैगनर बताते हैं। तो वो कहते हैं कि जब जो अंगारा लैंड है वो वेस्टवर्ड मूव कर रहा था, या फिर लॉरेशिया है वो वेस्टवर्ड मूव कर रहा था, तो जो ईस्टर्न मार्जिन है वो उसकी पेस के साथ नहीं चल पाता, और वो वहीं रह जाता है। ईस्टर्न मार्जिन के कुछ पैचेज़ वहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से जो आइलैंड आर्क्स हैं या फिर फेस्टून्स हैं वो सब फॉर्म होते हैं। वो सब कौन से एशिया के जितने भी आइलैंड आर्क्स और फेस्टून्स हैं वो सब इस वजह से फॉर्म होते हैं। सिमिलरली जब नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका मूव करते हैं वेस्टवर्ड, तो उसके साथ भी जो कुछ पोर्शन है वो रह जाता है पीछे, और वो पोर्शन से क्या बनते हैं, वेस्ट इंडीज आइलैंड्स और साउथर्न एंटिलीज आइलैंड्स बनते हैं। अब आ जाते हैं इस थ्योरी की लिमिटेशंस पे। वैगनर ने कहा कि जो तीन फोर्सेस हैं, वैगनर ने जो तीन फोर्सेस दी हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स ऑफ बॉयंसी एंड टाइडल फोर्स, ये तीनों ही सफिशिएंट नहीं है कॉन्टिनेंट्स को इतना मूव करवाने के लिए। कैसे? जो टाइडल फोर्स है वो अभी जितनी है उससे 10,000 मिलियन टाइम्स उसे पावरफुल होना पड़ेगा कॉन्टिनेंट्स को इतना मूव करवाने के लिए। और सिमिलरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स है या फोर्स ऑफ बॉयंसी है, उसे वो भी उतनी सफिशिएंट नहीं है इक्वेटरवर्ड मूवमेंट के लिए, और अगर वो इतनी पावरफुल और इतनी सफिशिएंट होती, तो अभी जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं वो सब का कंसंट्रेशन हो जाता नियर इक्वेटर। वो सब इक्वेटर के पास ही, उनका कंसंट्रेशन इक्वेटर के पास ही सब आ जाते हैं, अगर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और फोर्स ऑफ बॉयंसी है वो इतने पावरफुल होते तो। नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है कि वैगनर जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज प्रेजेंट करते हैं, और कॉन्ट्रास्टिंग व्यूज मैं आपको बता ही चुकी कि स्टार्टिंग में सियालिक मासेस जो है वो फ्रीली फ्लोट कर रहे थे सीमा के ऊपर, बट लेटर पार्ट में वो क्या बोलते हैं, माउंटेन के ओरिजिन को प्रूव करने के लिए कि जो सीमा है वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, करती ड्यू रेजिस्टेंस ऑफर करता है सियाल को। अब जो नेक्स्ट लिमिटेशन है वो ये कि जो दोनों कोस्ट हैं अटलांटिक ओशन के वो कंप्लीटली आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, आपस में रिफिट नहीं हो सकते हैं। तो जो जिग्सॉ फिट का कॉन्सेप्ट था वो कंप्लीटली वैलिड नहीं है। फिर जो वैगनर हैं उन्होंने क्या डिस्क्राइब नहीं किया, उन्होंने डिस्क्राइब नहीं किया प्री कार्बोनिफेरस पीरियड की सिचुएशन, कि कार्बोनिफेरस पीरियड से पहले पेंजिया की क्या सिचुएशन थी, पेंजिया जो है वो जुड़ा हुआ क्यों था इतने लंबे टाइम तक, वो एक ही फॉर्म में क्यों था, और जो प्रोसेस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है वो उससे पहले स्टार्ट क्यों नहीं हुई, या फिर मीज़ोइक एरा में क्यों स्टार्ट नहीं हुई। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर वैगनर ने नहीं दिए हैं। अब ओवरऑल जो वैगनर की थ्योरी है वो कैंसल तो कर दी जाती है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि इसकी वजह से जो लेटर ऑन प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट आया था वो इसी वजह से आया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से आया था। तो इसलिए जो वैगनर की थ्योरी है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे लेटर ऑब्जर्वेशंस में या लेटर रिसर्च में, और जो प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी है वो भी इसी की वजह से आती है।
थैंक यू।